अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा फोर्थ लेक्चर यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर है। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। इससे पहले हमने जो 3 लेक्चर्स में पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसका रिजेम्बलेंस विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके एस्पेक्ट्स। थर्ड लेक्चर जो हमारा था वो हमारा मास ऑफ अर्थ पे और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पे था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सैटेलाइट पे होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे और मोशन ऑफ सैटेलाइट पे। बच्चों सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बताता जाऊँ, ये लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। अदरवाइज तो पहले बात तो आप ये कंफर्म रखें, जहन में रखें कि ये पूरे का पूरा चैप्टर मिक्सअप ही है। इसके शॉर्ट पार्ट भी बनते हैं, इसके लॉन्ग पार्ट भी बनते हैं और क्लियरली कॉमन सेंस की बात है कि जो भी डेरिवेशन से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे लॉन्ग पार्ट होंगे। और इसमें डेरिवेशन सिर्फ 2 ही टॉपिक में है, एक मोशन ऑफ सैटेलाइट के ऊपर है और दूसरी मास ऑफ अर्थ के अंदर है, और यही दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी सब या पूरे का पूरा चैप्टर एज ए शॉर्ट ही कंसीडर किया जाता है और आता भी ऐसे ही है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किस किस बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आया कि टॉपिक का नाम ही आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल अगर कोई एस्पेक्ट, कोई एडजेक्टिव सामने आता है तो उसका ऑपोजिट भी जहन में आना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे बात आर्टिफिशियल पे हो रही है तो इट्स नेचुरल कि इसका कोई ना कोई ऑपोजिट होगा। यार ये आर्टिफिशियल की बात हो रही है तो कोई चीज़ नेचुरल भी होगी, तो उसके आर्टिफिशियल की बात हो रही है। तो आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके जहन में ये चीज़ टॉपिक को लिखते या टॉपिक को सुनते ही जहन में आई कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या कोई नेचुरल सैटेलाइट भी होता है? अव्वल तो सैटेलाइट ही क्या होता है? तो कितने बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सैटेलाइट क्या चीज़ है? तो बच्चे हम इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक का जो टाइटल होता है वो अपनी डिस्क्रिप्शन खुद बताता है। आर्टिफिशियल खुद से बता रहा है कि ये कोई मैन मेड चीज़ होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो ह्यूमन बीइंग ने खुद से क्रिएट की होगी, किसी चीज़ को देख के की होगी। और ह्यूमन कभी भी खुद से इटसेल्फ कुछ नहीं करते, वो कुछ ना कुछ पहले ऑब्जर्व करते हैं, देन उससे रिलेटेड कोई चीज़ बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या चीज़ देखी होगी, क्या चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि उनको जहन में आया कि यार ये बना लेनी चाहिए, और उन्होंने वो चीज़ बनाई। और जब उन्होंने वो चीज़ बनाई तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट में ला के उसको देखा कि ये इतनी परफेक्ट है। तो किस चीज़ के साथ उन्होंने उसको कंपेयर किया होगा? कोई चीज़ होगी जो उन्होंने पहले बनाई और फिर उसको उस चीज़ से कंपेयर किया। इसी तरह आर्टिफिशियल एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बता देता है कि ये पक्की बात है, ये किसी चीज़ को देख के बनाई गई है और ये ह्यूमन मेड है। और ह्यूमन मेड जो भी चीज़ होगी वो आर्टिफिशियल कहलाएगी। तो हम ज़्यादातर इंसान या ह्यूमन जो होते हैं वो इंस्पायर होते हैं अपनी नेचर से। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट भी है। चलें जी, ये बहस ख़त्म कर देते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या नेचुरल सैटेलाइट है। उससे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सैटेलाइट। यार ये सैटेलाइट क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल नेचुरल तो बाद में देखेंगे ना, पहले सैटेलाइट क्या चीज़ है। तो सैटेलाइट के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो इसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं, या जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी बनाई है, डेड्यूस किया, ये सैटेलाइट का वर्ड जिन्होंने डेड्यूस किया, वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट एक ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व कर सकता है।
मतलब घूम सकता है। इसकी सादा सी मिसाल हम कहाँ पे देख सकते हैं? फिजिक्स में हमने पढ़ी भी बड़ी दफ़ा है, पर देख कहाँ पे सकते हैं? अगर आपने कभी गौर किया हो, सुबह उठते हैं, सूरज निकल आता है, रोशनी होती है, टाइम गुजरता है, सूरज चला जाता है, एक और नया नमूना आ जाता है जिसे हम चांद कहते हैं, मून कहते हैं। वो कहाँ से निकल आया? फिर थोड़ी देर गुजरती है, अंधेरा गुजरता है, मून साहिब गायब हो जाते हैं, सन साहिब फिर से आ जाते हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है? एक जाता दूसरा आ जाता है, एक जाता दूसरा आ जाता है। और ये हैं क्या? सोचने वाली बात यह है कि ये कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्होंने आना जाना लगा रखा है? एक आता है रोशनी कर देता है, दूसरा आता है अंधेरा कर देता है। अगर आप इनको गौर से देखें तो मून पे गौर किया जाए तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के गिर्द घूमी जा रहा है। और अगर ज़मीन पे थोड़ा सा गौर कर लें तो वो सूरज के गिर्द घूमी जा रही है। और इनके घूमने की वजह से ही ये एक दूसरे के आगे ऐसे फिजिकल फिनोमेनास लेकर आते हैं जिनको हम दिन या रात कह देते हैं। सूरज सामने आ जाए गर्दिश करते हुए तो दिन आ जाता है, चांद सामने आ जाए गर्दिश करते हुए तो रात आ जाती है। तो सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमने की सलाहियत रखता हो। मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने पहले चांद, सूरज और ज़मीन की मिसाल दी, तो चांद ज़मीन के गिर्द घूमने की सलाहियत रखता है और वो घूमता है, तो चांद ज़मीन का सैटेलाइट है। इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो ज़मीन सूरज का सैटेलाइट है। तो साइंसदानों ने इसको और भी नैरो डाउन करके बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट्स के गिर्द घूमेंगे वही सैटेलाइट होंगे। अब अर्थ सैटेलाइट नहीं है, अर्थ प्लैनेट है। सूरज या सन जो है वो स्टार है, तो स्टार के गिर्द घूमने वाली चीज़ें तो वो सैटेलाइट नहीं होंगी, वो प्लैनेट्स होंगे। और प्लैनेट्स के गिर्द जो घूमेगा वो सैटेलाइट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज, चांद और ज़मीन की मिसाल में सैटेलाइट कौन है? मून, अर्थ या सन? मेरे ख्याल में तो मून बनता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको नैरो डाउन करके कहा कि मून जो है वो प्लैनेट के गिर्द घूमता है, और प्लैनेट क्या है? अर्थ। और जो चीज़ प्लैनेट के गिर्द घूमे दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून इज़ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट की डिस्कशन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि सैटेलाइट क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ गिर्द घूम सके। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं सैटेलाइट को डिफाइन करता हूँ। मैं इसको आर्टिफिशियल को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, सैटेलाइट को बात करते हैं। सैटेलाइट एन ऑब्जेक्ट, इसको अगर डिफाइन किया जाए, मैं अगर इसको डिफाइन करूं सादा अल्फाज में तो क्या कहूंगा? एन ऑब्जेक्ट एक ऐसा जिस्म विच कैन रिवॉल्व अराउंड द planets। एन ऑब्जेक्ट विच कैन, एक जिस्म जो के कर सकता है रिवॉल्व, गर्दिश, अराउंड के गिर्द, द प्लैनेट्स, सियारों के, जो सियारों के गिर्द गर्दिश कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब आगे इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये दो टाइप का है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। अब इसको देखना है थोड़ा सा।
नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से हैं? अभी मैंने पहले थोड़ी सी एग्जांपल पढ़ी चांद की, सूरज की और ज़मीन की, और उसमें मैंने एट द एंड कंक्लूजन भी दे दिया कि रिज़ल्ट दे दिया कि मून जो है वो असल में सैटेलाइट है, और क्योंकि वो प्लैनेट अर्थ के गिर्द घूमता है। अगर मून सैटेलाइट है तो मून क्या ह्यूमन मेड है? इंसानों ने बनाया? उसे किसने बनाया? उसे नेचर ने खल्क किया। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा होगा? मून, क्योंकि उसे नेचर में डेवलप किया है। आर्टिफिशियल कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन मेड। किसी बच्चे के दिमाग में है कि इंसानों ने भी कोई सैटेलाइट बनाया? कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो इंसानों ने बनाया और किसी बच्चे ने देखा भी है? बच्चे नासा के रॉकेट्स उड़ते देखे हैं कभी आप लोगों ने? टीवी पे, इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे वो तेज़ी से ऐसे रॉकेट उड़ते देखे हों, और वो रॉकेट फिर सुनने में आता है ये मरीख पे चला गया, ये चांद पे चला गया, और वहाँ से तस्वीरें भेज रहा है। और फिर कभी आप लोगों ने हाथों में मोबाइल भी रखा होगा, और इस मोबाइल से आपने काफ़ी दफ़ा कॉल भी की होगी, मैसेज तो करते ही हैं आप, और व्हाट्सएप, और माशाल्लाह ये आपका रियल सोर्स जहाँ से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आप तक कैसे पहुँच रही है? आप तक ये वीडियो कैसे पहुँचती है? ये सारा एक वे जो है आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है। ये एक सैटेलाइट से होके आता है। वो सारे सैटेलाइट जो इंसानों ने बना के खला में छोड़ रखे हैं, स्पेस में छोड़े हैं, दैट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल्स। इसको आप कह लें ह्यूमन मेड। अगर किसी को कोई याद है तो बता सकता है। किसी को इतना भी पता हो कि क्या पाकिस्तान ने भी कोई सैटेलाइट बनाया है? क्या पाकिस्तान के पास कोई सैटेलाइट है? पाकिस्तान के पास भी सैटेलाइट है, और पाकिस्तान के अपने 3 सैटेलाइट हैं। और इसी वजह से तो आप लोग केबल चैनल, टीवी वगैरह सारा कुछ देख रहे हैं, और इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग। और जो पाकिस्तान ने सबसे लेटेस्ट भेजा है वो 2017 में ही भेजा है अपना सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किसी को, बल्कि आप लोग सर्च करके मुझे उसका नाम बताएंगे कि जो 2017 में भेजा गया उसका नाम क्या है, ये आप पे। नेक्स्ट टाइप्स हो गई। इनमें से हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को चूज़ करना है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी यही है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते सैटेलाइट के अंदर, इसी की डिस्क्रिप्शन ना करते रह जाएं। हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कंप्लीट करते हैं, अपना फाइनल टॉपिक पे आते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? इसकी डेफिनेशन सिंपल ये बनेगी, अ मैन मेड object sent to space for communication purpose। is called artificial सैटेलाइट। मतलब क्या? आप ये मैन मेड की जगह पे ना ये भी लिख सकते हैं, साइंटिस्ट मेड ऑब्जेक्ट दैट सेंट टू स्पेस, और आगे वही चीज़। अगर इसका तर्जुमा किया जाए, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, एक
इंसानी बना हुआ जिस्म सेंड टू स्पेस खला में भेजा जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, मवासलात के या राबते के मकासद के लिए, इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो कहलाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इसका काम भी वही है जो हमारे मून का काम है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने भी हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में अब आप छोटी सी कहानी लिखेंगे और वो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और आप उस पर गौर करेंगे, गौर से सुनेंगे और उसके बाद बुक को पढ़ेंगे। और सुनने वाली बात जो है उस पर आपने बड़ा क्रिटिकली गौर करना है। सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमने कहा है कि ये ह्यूमन मेड है, इंसान बनाते हैं, फिर इसे उड़ाते हैं, हवा में भेज देते हैं और हवा में जाके ये अर्थ के गिर्द घूमना शुरू कर देता है, घूमता रहता है। और करता क्या है? कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जाता है। एक अमेरिका में बैठे हुए बंदे को लाहौर में बैठे हुए बंदे के साथ बात करवा देता है, मिला देता है, वीडियो पे भी चैट करवा देता है। आप यहाँ से बैठे हुए अमेरिका देख रहे होते हैं वीडियो कॉल पे इजीली, और ये सारा कुछ हो रहा होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से या आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। अर्थ के गिर्द 3 सैटेलाइट हैं जिन्हें जीपीएस सिस्टम भी कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप लोग इस बुक को, इस टॉपिक को और इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साइड पे बहुत क्रिटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मैं पूछूंगा आपसे। एक ख़ास हाइट पे जाके सैटेलाइट, अच्छा वैसे ये सोचने वाली बात थी कि अगर हमने एक सैटेलाइट को छोड़ा है तो क्या छोड़ ही दिया स्पेस में जाके तो गुम हो जाए फिर, या वो बहुत ज़्यादा उड़े ही नहीं, पहले नीचे गिर जाए तो कितनी हाइट होगी तो वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये कि हर हाइट पे वो रिवॉल्व नहीं करेगा, एक ख़ास हाइट होगी जहाँ पे वो रिवॉल्व करेगा। तो सारे सैटेलाइट हर जगह पे रिवॉल्व नहीं करते, एक ख़ास हाइट पे करते हैं। उस हाइट को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाइट भी कहते हैं, या उसको एक चीज़ हटा दें, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि हाइट बड़ी ज़रूरी है। हाइट स्पेसिफाइड होगी, पहले से डिसाइड होगी तो ही सैटेलाइट वहाँ पे जाएगा। आज के साइंटिस्ट ने वैसे तो काफ़ी ज़्यादा 24 सैटेलाइट छोड़े हुए हैं 3 बड़े सैटेलाइट के नीचे। 3 बड़े सैटेलाइट हैं जो जीपीएस हैं, जो हर वक्त कवर करते हैं, और उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर एक वर्ड यूज़ होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जियो मतलब अर्थ और स्टेशनरी मतलब साकिन, सैटेलाइट ज़मीन से मुंसलिक साकिन सैटेलाइट। ये जो 3 सैटेलाइट की मैंने बात की है ना, जो जीपीएस सिस्टम बनाते हैं, वो हमेशा स्टिल रहते हैं। वो भी जब एक गर्दिश करते हैं तो वो एक राउंड कंप्लीट करते हैं जब अर्थ अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, मतलब 24 घंटों में। अर्थ अपना 24 घंटे बाद एक राउंड कंप्लीट करती है, ये सैटेलाइट भी 24 घंटे बाद कंप्लीट कर लेते हैं अपना, मतलब ज़मीन के साथ साथ। और जहाँ से ये स्टार्ट लेते हैं वहीं पे ये एंड करते हैं। इस वजह से ज़मीन को लगता है ये हमेशा यहीं पे खड़ा रहता है, हालांकि वो मूव कर रहा होता है, लेकिन उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से अर्थ मूव कर रही होती है। वो भी 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट करता है, ये भी 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट करती है। इसी वजह से इनका टाइम डिफरेंस 0 होने की वजह से और स्पीड लिमिट 0 होने की वजह से, कांस्टेंट होने की वजह से, सॉरी 0 नहीं कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ये हमें बिल्कुल स्टेशनरी नज़र आते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि ये ज़मीन से स्टेशनरी लगते हैं, लगता है कि ये ज़मीन से साकिन खड़े हैं, ये हमेशा यहीं पे खड़े रहते हैं, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी कहते हैं। और ये सिर्फ 3 हैं, इनसे नीचे 24 किस्म के सैटेलाइट्स और हैं।
जो ये करते हैं कि आपकी लोकेशन बता देते हैं कि जी ये ऑब्जेक्ट इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसीलिए आप लोग जब गूगल मैप खोलते हैं और डेस्टिनेशन देते हैं और आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है, और जैसे जैसे आप चलते रहते हैं वो भी साथ साथ चलती रहती है। वो जो बाकी के 24 सैटेलाइट हैं वो आप लोगों की जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है उन सैटेलाइट के साथ, उनकी लोकेशन को डिटेक्ट करके लाइव बताना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आर्टिफिशियल सैटेलाइट द एंड हो जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो इंफॉर्मेटिव हैं, वो अगर आप पेज को अच्छे से गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि वो हाइट कितनी होगी जहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व करना शुरू करेगा, हाइट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और कितनी स्पीड होगी एक जीपीएस सैटेलाइट की, मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितनी स्पीड से रिवॉल्व करता है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे जिसने तो ये पढ़ा होगा वो तो इजीली बता देगा, और जिसने इस पेज पे थोड़ा सा भी गौर किया होगा वो बता देगा, और जिसने गौर नहीं किया वो मुझे पता ही चल जाएगा कि जाहिर बात है कि उसने इतना सा ही गौर किया। यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट ख़त्म हो जाता है। इसका जो लॉन्ग पार्ट है ये था शॉर्ट पार्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट और सैटेलाइट के टॉपिक में, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में शॉर्ट पार्ट है ये वाला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो हिस्सा है वो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है, तो हम डेरिवेशन करेंगे। चलें जी, और इसका लॉन्ग पार्ट करते हैं, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चले मोशन से तो आपको बड़ा अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज मोशन, क्या होती है मोशन, हरकत क्या होती है। लफ्ज़ी मतलब तो इसका हरकत है। तो हरकत में आप क्या समझते हैं क्या होगी, और सैटेलाइट की हरकत से क्या मुराद होगा। ये कोई हरकत हमारे जैसी होगी, बिल्कुल सीधी इंसानों जैसी या दूसरे अदर ऑब्जेक्ट जैसी। तो हमने पहले ही सैटेलाइट में एक चीज़ तो क्लियर कट कह दिया है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी हरकत नहीं करती बल्कि रिवॉल्व करती हैं, गर्दिश करती हैं। इनकी हरकत दायरवी होती है, ये ऐसे हरकत करती हैं हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे, एक दायरे में, एक राउंड ट्रिप करती हैं। तो जब ये गर्दिश कर रही होती हैं तो एक राउंड ट्रिप को हम, अगर आप सबको याद हो तो हमने जब फोर्स पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि फोर्स भी काफ़ी किस्म की होती है। लीनियर फोर्स होती है, रैंडम फोर्स होती है, रोटेटरी फोर्स होती है, वाइब्रेटरी फोर्स होती है। उन्हीं फोर्सों के चक्कर में हमने एक और फोर्स पढ़ी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। किस किस बच्चे को ये याद है? और सेंट्रीपिटल फोर्स का मकसद क्या होता था, उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो किस किस को याद है? जिसे भी याद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी हैंड रेज करके बताएगा जस्ट। तो चलें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैं बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है कि वो इस तरह के सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे। वो फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को सर्कल में ही मूव रखती है, वो कभी उसको सीधा होने ही नहीं देती। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रखती है। अगर एक सैटेलाइट का काम रिवॉल्व करना है तो उसके अंदर कौन सी फोर्स होनी चाहिए? क्या कोई दूसरी रोटेटरी फोर्स होनी चाहिए, वाइब्रेटरी, रोटेशनल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए? रोटेटरी फोर्स या रोटेशनल फोर्स एक खास टाइम पे ख़त्म हो ही जाती हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट को हमेशा अपने सेंटर के साथ जोड़े रखती है, मतलब वो हमेशा उससे बाउंड रखती है कि तुमने यहीं पे रहना है। तो अगर हमने एक सैटेलाइट भेजना है तो उसे कौन सी फोर्स देनी चाहिए, रोटेशनरी या सेंट्रीपिटल? तो हमारे ख्याल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही देनी चाहिए ताकि वो हमेशा एक ही ऑर्बिट में
रिवॉल्व करता रहे। इसमें एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑर्बिट बताता जाऊँ कि ऑर्बिट क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्बिट वो रास्ता होता है या वो पाथ होता है जहाँ पे एक सैटेलाइट हमेशा रिवॉल्व करता रहता है। ये फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये रास्ता है एक ऑर्बिट एक सैटेलाइट का, वो हमेशा इस पाथ के ऊपर ऐसे मूव करता रहता है ऐसे सर्कल में, तो ये पाथ उसका क्या होगा, ऑर्बिट। ऑर्बिट उसके पाथ को कहते हैं, उस रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते पे सैटेलाइट मूव करता रहता है। तो हम क्या कहेंगे, द पाथ फॉलोड बाय a satellite to revolve around the planet। क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, द पाथ वो रास्ता, फॉलोड पैरवी किया जाता है या जिस पे चलता है, बाय अ सैटेलाइट एक सैटेलाइट से, टू रिवॉल्व कि वो घूमे या गर्दिश करे, अराउंड द प्लैनेट प्लैनेट के गिर्द, प्लैनेट के गिर्द वो रास्ता जिसके ऊपर कोई सैटेलाइट मूव करता है, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब चलते हैं आगे ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर। क्या लगता है ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, क्या होगी ऑर्बिटल स्पीड। एक ऑर्बिट में या इस पाथ पे एक ऑर्बिट में जिस स्पीड से सैटेलाइट मूव करेगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। द स्पीड of satellite in an orbit। एक ऑर्बिट में सैटेलाइट की जितनी स्पीड होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। इट इज डिनोटेड बाय V नॉट। V लिखते हैं और उसके नीचे ओ छोटा सा ओ डाल देते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। यूनिट इसका क्या होगा, पहले तो यूनिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट सेम होगा जो दूसरी वेलोसिटी स्पीड का होता है, मीटर पर सेकंड ही होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे, जो डेरिवेशन भी है, एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह लें या डेरिवेशन कह लें। अब दोबारा उस पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे मैंने जिक्र किया था सेंट्रीपिटल फोर्स का। हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के गिर्द या किसी भी सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है या घूमने पे मजबूर करती रहती है। अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट मौजूद है तो वो इस प्लैनेट के गिर्द घूम रहा है, तो इस प्लैनेट के सेंटर से उस और सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल आर ओ कहेंगे, ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसका ऑर्बिट है। सैटेलाइट कभी अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाएगा, और ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट उसका सेंटर है जिस प्लैनेट के गिर्द वो घूम रहा है। तो प्लैनेट से लेकर उस ऑर्बिटल तक जितना डिस्टेंस होगा वो सारा, चूंकि सारा का सारा सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ के अंदर जो भी डिस्टेंस होता है वो रेडियस होगा। तो रेडियस कांस्टेंट, इसलिए हमने आर ओ लिखा है, ऑर्बिटल रेडियस। और दूसरा हमने कहा था कि वो ऑर्बिटल स्पीड से मूव कर होता है, और वो स्पीड को हमने वी
ओ कहा था, या वी नॉट कहते हैं इसे। सो हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स की, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने कहा था कि उसको एफ से डिनोट करते हैं, सी फॉर सेंट्रीपिटल, और इसका फार्मूला था mv² ओवर r। और चूंकि हम सैटेलाइट की सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी भी सैटेलाइट की होगी, रेडियस भी सैटेलाइट का होगा, ठीक है। और सैटेलाइट का रेडियस क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस, और स्पीड क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड होती है। तो अब सिंपल फोर्स के बारे में अगर हम फिर से बात करें तो फोर्स, हमने एक चीज़ और कही थी, अगर ये सैटेलाइट अर्थ का है, अर्थ के गिर्द घूम रहा है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो एफ सी किसके इक्वल होनी चाहिए, वेट के इक्वल। और वो वेट कौन सा होगा, इस सैटेलाइट का वेट, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी के अंदर घूम रहा है, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, और अगर इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो इसके मास के ऊपर जब ग्रेविटी लगेगी तो वो क्या बन जाएगा, वेट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स असल में उसके वेट के इक्वल हो जाएगी, इसीलिए तो वो स्टिल अपने ऑर्बिट में रहेगा। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसके वेट के इक्वल है। तो सिंपल वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। नाउ अगर आप इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 और ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, अगेन मैथमेटिकल लॉ, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो mg इक्वल्स टू mv² ओवर r नॉट, मैथ्स दोनों में कॉमन, कैंसल, बचेगा क्या, सिंपल g v² ओवर r नॉट। अब थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, वापस आ जाए टॉपिक के टाइटल पे। टाइटल क्या है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम तो फाइंड कर रहे हैं मोशन, और मोशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको फिजिक्स की जुबान में कहें तो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब है कि ज़रूर वहाँ पे कहीं ना कहीं या तो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। तो अगर आप फॉर्मूले पे थोड़ा सा गौर करें तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी मौजूद है, वेलोसिटी भी मौजूद है। तो हमने यहाँ से फाइंड करनी है वेलोसिटी, कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, मोशन कितनी है उसके अंदर। तो हमने मोशन जो फाइंड करनी है तो सिंपल v0 फाइंड करना है हमने, v0²। ये इधर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा gr0, ठीक है। स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर रूट लेंगे। मैथ का रूल है कि अगर स्क्वायर खत्म करना है बोथ साइड पे अंडर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलें जी, v0 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट का बोथ साइड पे लेना पड़ेगा। मैथ का रूल है, अगर आपने इक्वेशन की वन साइड चेंज की है तो दूसरी साइड पे सेम चेंज करना पड़ेगा। इस साइड का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इस तरफ कोई स्क्वायर है ही नहीं। अब जरा गौर से देखें, ये r0 जो है ये किसके इक्वल है, थोड़ा सा गौर करें। ये अगर हमारी ज़मीन है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के अंदर सेंटर है और अर्थ का अपना एक रेडियस होता है r। अब ज़हन में लाएं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशनल लॉ, कि अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और वो उससे दूर जा रहा है या करीब आ रहा है उसकी फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है। अब जब वो उसकी सरफेस के ऊपर है तो r रेडियस तो ऑलरेडी मौजूद है अर्थ का। अब सैटेलाइट को ज़रा गौर से देखें,
सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से रेडियस तो उसने कवर कर ही लिया, लेकिन उससे हट के उसने हाइट भी कवर की हुई है। तो आर नॉट किसके इक्वल होगा, क्योंकि आर नॉट रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और ऑर्बिट किसका है, सैटेलाइट का, और सैटेलाइट का ऑर्बिट हमेशा किसके इक्वल आएगा, अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट होगा। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस एच। और अगर सैटेलाइट अभी हमने उड़ाया ही नहीं, हम देखना चाहते हैं कि इसको कितनी स्पीड से उड़ाएं, तो इस सैटेलाइट को उतार लें ज़मीन पे और यहाँ पे रख लें थोड़ी देर के लिए ज़मीन की सरफेस के ऊपर। तो जब वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर होगा तो हाइट हो जाएगी 0, तो आर नॉट सिंपल रह जाएगा अर्थ के रेडियस के इक्वल। तो यही वी नॉट मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, जी आर के इक्वल। ये वो ऑर्बिटल स्पीड है या ऑर्बिटल मोशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, जिससे वो कवर करेगा और अर्थ के गिर्द घूमना शुरू करेगा। साइंटिस्ट यही वाली ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करके तो एक सैटेलाइट को फ्यूल देते हैं ताकि वो इतनी ही स्पीड के साथ निकले ताकि वो ऑर्बिट में मूव कर सके, ना उससे बाहर जाए ना उससे पहले रह जाए। ठीक है, चलें जी, इस पे भी एक थोड़ा सा गौर करें तो बड़ी सादा सी चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें जी भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, और इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है। इसका मतलब कि हम फाइंड कर सकते हैं कि और एक नॉर्मल या आम रूटीन पे अगर हमने कोई सैटेलाइट भेजना है तो मुझे भी पता चल सकता है कि उसको कितनी स्पीड से स्टार्ट लेना चाहिए। तो वो तो ये बता रही है और मुझे पता है जी की वैल्यू का भी पता है, आर की वैल्यू का भी पता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वैल्यू डाल दूँ, वैल्यू पुट करके देखते हैं आखिर कितनी स्पीड निकलती है। V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट, ये ऊपर वाला हिस्सा, जी आर, और मुझे पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होती है 6.4 10⁶ मीटर्स। वैल्यूज पुट करें, और चूंकि ये स्पीड है या वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ यूनिट लगेगा मीटर पर सेकंड का, और दैट इज द होमवर्क। ये है बच्चों आप लोगों का होमवर्क। इसकी क्या वैल्यू निकलती है ये आप लोग इस वीडियो के एंड होने पर बताएंगे और कमेंट सेक्शन पे लिख देंगे। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, और आपके लिए एक सादा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी और होमवर्क भी आप लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का आंसर ग्रुप में शेयर करेंगे, और इससे हट के कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।